नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम वो खबरें आपको दिखाते हैं, वो खबरें समझाते हैं जो आप अमूमन न्यूज़ चैनल्स पर नहीं देखेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इनकी चर्चा नहीं होती, जबकि ये खबरें आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती हैं। ये अहम खबरें होती हैं। दीज आर न्यूज़ दैट यू कैन यूज़, जो आपसे सरोकार रखती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज ऐसी खबरों का विश्लेषण करने के लिए देश के फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं। और सिद्धार्थ, आज हम कोरोना की बात करते हैं और कोरोना का जो इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए, देश में ऐसा हो गया है, ये 4 महीने अब होने को आए, 3.5 महीने से ज़्यादा हो गए लॉकडाउन की जब घोषणा हुई थी, कि मानो अब कोरोना न्यू नॉर्मल है। 7 लाख आंकड़ा हो गया है, तीसरा नंबर हो गया है, तीसरे पायदान पर आ गए हम, रशिया से भी आगे निकल गए हैं। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में लगता था कि काबू में आ गई स्थिति, वहाँ फिर से संक्रमण बढ़ने लगा है। और ऐसे में ये इकोनॉमिक टाइम्स में फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन है, अर्ली एक्शन हेल्प्ड इंडिया फ्लैटन कर्व। ये वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है कोरोना पर, और वो कह रहे हैं अर्ली एक्शन हेल्प्ड इंडिया फ्लैटन कर्व, कि कर्व फ्लैटन हो गया है। रोज आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 7 लाख पार कर रहा है, और वित्त मंत्रालय कहता है कि फ्लैटन हो रहा है। ये फ्लैटन दरअसल नहीं हो रहा है, या तो फ्लैटन की उनकी परिभाषा कुछ और है, या मैंने फ्लैटन का मतलब ही गलत समझा है। पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारी खबरें हैं जिन पर मैं आपका विश्लेषण चाहूंगा। सिद्धार्थ, बड़ी खबर बिजनेस स्टैंडर्ड ने फ्रंट पेज पर छापी है, 50% पे कट एट बजाज ऑटोज वालुज प्लांट। ये अहमदनगर में जो उनका प्लांट है, वहां पर 8,000 कर्मचारी हैं। अब 10 जुलाई से 18 जुलाई तक इसे बंद कर दिया गया है, और 50% तनख्वाहें भी काटी जा रही है, क्योंकि यहां पर 250 जो कर्मचारी हैं वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। राहुल बजाज बीच में कूदे भी कि नहीं, हम पूरी एहतियात बरतेंगे, लेकिन देखिए संकट कितना बड़ा है। और आम आदमी, मेरे ऑफिस में भी होगा तो मैं परेशान होने लगूंगा ना सिद्धार्थ। आपके ऑफिस में हो जाए तो आप भी परेशान होंगे, आने से कतराएंगे। बिल्कुल, और यही जो एक बड़ा रिस्क संदीप, बार बार जब लॉकडाउन खोल के ओपन अप करने के लिए सारी जो प्रक्रिया होती है, तब से ये रिस्क चले आ रहा है। और जो औरंगाबाद वाले प्लांट की स्टोरी बजाज ऑटो की है, उसमें देखिए 8,000 लगभग वहां पे कर्मचारी हैं, जिसमें से 3,000 परमानेंट वर्कर बताए जाते हैं कंपनी रोल्स पे, और बाकी ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होंगे। और वहां के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं थेंगड़े बाजीराव, जो प्रेसिडेंट हैं बजाज ऑटो वर्कर्स यूनियन के, वो कह रहे हैं कि हमने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप कुछ दिन के लिए प्लांट को बंद कर दीजिए ताकि कोरोना ठीक हो जाए। और इस स्टोरी में जो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी का हवाला दे रहा हूं, उसमें यह बताया जा रहा है कि 400 लोग पॉजिटिव हैं, और उसमें से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल ठीक और कह रहे हैं, 400 का भी आंकड़ा दिया हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड 250 कह रहा है, 400 का भी आंकड़ा है। बिल्कुल सही कहा। और इस स्टोरी के हिसाब से ये हवाला दे रहे हैं कि बजाज ऑटो ने जो प्रश्न पूछे टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उनका उत्तर नहीं दिया है। हाँ। और अगर उसी को ध्यान में रखते हुए बात करें तो ये एक सीरियस समस्या है। अगर आप 8,000 में से 400 का आंकड़ा ले तो वैसे कम दिखेगा, परंतु जो एक फैक्ट्री में, ऑटो प्लांट में, या किसी भी एक इस टाइप की प्रेमिसेस में कनेक्टेड वर्किंग होती है, उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है, ओपन एनवायरनमेंट है। और मैं ये मानता हूं कि इसमें बड़ा एक रिस्क हमारी इकोनॉमी के लिए दर्शाया जाता है कि अगर आपने पूरी तरह से खोल दिया और अगर इसमें एहतियात नहीं बरती गई तो बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। और आपको मैं इससे एक उदाहरण जोड़ना चाहता हूं। अमेरिका में जो बहुत सबसे बड़ी मानी जाती है और विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से मानी जाती है मीट प्रोसेसिंग की, वहां भी महीना 1.5 महीना पहले ऐसे ही एक ये संक्रमण पूरा फैला था और वो प्लांट बंद हुआ था, जिससे अमेरिका में कुछ क्षेत्रों में मीट की शॉर्टेजेस हुई थी। तो ये एक बड़ा इशू है, लगातार ग्रैपल करते रहना पड़ेगा। और यहां पर तनख्वाहें भी जो 50% कटेंगी,
देखिए वो एक बड़ी दिक्कत है। सरकार कितने भी फरमान, निर्देश, डायरेक्टिव्स जारी करती रहे, लेकिन नौकरियां भी जा रही हैं, तनख्वाहें भी कट रही हैं। ये एक हकीकत है कॉरपोरेट वर्ल्ड की, कॉरपोरेट इंडिया की। सिद्धार्थ, और बजाज ऑटो की स्टोरी में ये कहा जा रहा है कि 2 महीने की तनख्वाह तो दे दी कंपनी ने, परंतु अब वो कह रहे हैं कि अगर कर्मचारी काम पे नहीं आएंगे तो वो पैसे मतलब उनको तनख्वाह देने के लिए दिक्कत जता रहे हैं। और इसलिए जो कर्मचारी वहां के ये विषय उठा रहे हैं कि ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि ये पूरे देश भर में हर फैक्ट्री में इस प्रकार की एहतियात की जरूरत है। और याद रखिएगा, ये केवल वहां के प्लांट के लिए नहीं है, वहां जो सामान बन रहा है, और अगर एक बारी शक हो गया कंज्यूमर को कि ये इस फैक्ट्री में सामान जो बना था वहां कोरोना हो गया, तो सोचिए कि कंज्यूमर उस प्रकार से क्या करेंगे। वेंडर्स भी नहीं लेंगे, आपकी सप्लाई चेन भी डिसरप्ट होगी। और जो ये बेरोजगारी का आलम है ना, बीच में देखिए 27% तक आंकड़ा चला गया था बेरोजगारी का, CMI का जो डेटा था। फिर वो थोड़ा पिकअप होने लगा जैसे ही हमने अनलॉक 1, अनलॉक 2 आया, तो लोगों को रोजगार वापस मिलने लगे। ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे, वापस वो काम पर आने लगे। लेकिन जो ये ग्रीन शूट, एक ये शब्द है ना बड़ा, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लगने लगा कि रोजगार फिर से आ रहे हैं। अब एक और बुरी खबर आ रही है, अर्बन जॉबलेसनेस ऑन द राइज एज सिटीज इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। ये मिंट की खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी छापी है, ये सिस्टर कंसर्न्स हैं। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो 4 हफ्तों से लगातार बढ़ रही थी, बेरोजगारी की दर गिर रही थी, अब वो फिर से बेरोजगारी आगे बढ़ने लगी है। यानी कि वो 11.26%, 11.25% हो गई है अर्बन जॉबलेसनेस। और चक्कर ये भी है कि बड़े बड़े शहर जो है ना, मुंबई है, पुणे है, चेन्नई है, ये तमाम जो शहर हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ा दी गई है, 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो फिर से बेरोजगारी एक खतरा बन गया, अर्बन जॉबलेसनेस। बिल्कुल। और जिस स्टोरी का आप हवाला दे रहे हैं उसमें आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी ये दर्शाती है कि 5 जून से लगातार 4 सप्ताह तक, या पहली जून से 4 सप्ताह तक अर्बन जॉब्स में ग्रोथ दिखी। और ये जो 5वां सप्ताह आया, इसमें एक गिरावट हुई। 5 जुलाई के सप्ताह में जो अर्बन जॉबलेसनेस की रेट थी, ये लगभग 11.26% हुई, और ये बढ़ी 10.69% से। और उसके कारण जो बताए जा रहे हैं कि जो हमने अभी पहले डिस्कस किया कि इंडस्ट्री पूरी तरीके से अपने पांव पे खड़ी नहीं हो पा रही। और जब हम अर्बन जॉब्स की बात करते हैं संदीप, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्बन जॉब्स लार्जली ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, और उनके साथ जुड़ी हुई जो MSMEs हैं। देखिए, हमारे देश में एक बड़ी यूनिक सी परिस्थिति है। यहाँ का जो माइक्रो एंड स्मॉल उद्योग है, ये ग्रामीण भारत में नहीं है, ये उद्योग भी अर्बन क्लस्टर्स में है। बल्कि बड़ी फैक्ट्रियां और जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वो शायद कई बारी शहर से बाहर थोड़ा बड़ी जमीन पे, बड़े एक कंपाउंड में फैले हुए होते हैं। ये जो माइक्रो एंड स्मॉल हैं, ये शहरों के बीच छोटे गलियारों में, गलियों में, दिल्ली जैसे शहर में कई ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज का आपको पता होगा जहां पे ग्राउंड फ्लोर पे लोग रह रहे हैं, पहले फ्लोर पे कोई कारखाना चल रहा है। और ये इन यूनिट्स में बहुत बड़ी संख्या में अर्बन जॉब्स क्रिएट होते हैं। हाँ। रेस्टोरेंट्स भी इसी में आप जोड़ेंगे, होटल्स जोड़ेंगे, आप उबर, ओला की सर्विसेज भी इसी में जोड़ेंगे। और जिस एजेंसी ने ये सर्वे करती है, उसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। बड़ी ही एक्सपर्ट ग्रुप है। हाँ, बहुत और विश्वसनीय आंकड़े होते हैं, सरकार इस्तेमाल करती है इनके आंकड़ों को। बिल्कुल। और ये बेसिकली यही बता रहा है कि जो ओवरऑल शॉर्टेजेस हैं, और देखिए अर्बन जॉबलेसनेस में एक आंकड़ा और जोड़ना पड़ेगा जो शायद स्टोरी में इतना क्लियर नहीं है। बहुत जगह पे मैं भी जिन लोगों से चर्चा करता हूं, वो कहते हैं जी देखिए लोग ही नहीं मिल रहे हैं। आपको कल का उदाहरण दूंगा। एक छोटा उद्योग है जो आर्मी की एक छोटी इकाई को कुछ बुकलेट्स छाप के देता है। और कल मेरे सामने चर्चा हुई एक सेना के अधिकारी की, और जो वो सप्लायर था, तो उन्होंने उसको कहा कि देखो भाई, तुम इतनी देरी से क्यों लाए हो ये पुस्तकें, ये हमें जल्दी चाहिए थी और ज्यादा मात्रा में चाहिए थी।
तो उसने हाथ जोड़ दिए, कहते साहब लेबर बड़ा मुश्किल से मिल रहा है, आपके लिए ये 200 कॉपीज प्रिंट करके लाया हूं और किसी का ऑर्डर भी नहीं ले पा रहा हूं। और ये मेरे सामने कल एक घटना घटी 2 मिनट की, जिससे मुझे ये लगा कि देखिए कितनी सिंपल थी, 30-40 पेज की पतली सी बुकलेट प्लास्टिक वाले स्पाइरल बाइंडिंग में प्रिंट करके, वो भी कितनी दिक्कत हो रही है सप्लाई में। अगर आप वैसे बाजार में चले जाइए ना, हमने एक दिन चर्चा की थी कनॉट प्लेस में, जितने रेस्टो बार्स और रेस्टोरेंट्स थे अब सब बंद हो गए। इसमें लोग काम कर रहे थे ना, दुकानों में भी काम कर रहे थे। ये सिर्फ फैक्ट्रियों की बात नहीं है, पूरा अगर हम एक होलिस्टिक पिक्चर देखेंगे तो जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक रिस्ट्रिक्शंस इंपोज रहेंगी, जब तक लोग आने को तैयार नहीं होंगे, तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पॉइंट फिर से दोहरा रहा हूं, आप कई बारी जो डेवलप्ड वर्ल्ड की इकोनॉमीज में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि छोटे शहरों में जो छोटे उनके कस्बे होते हैं, वहां पे कई बारी छोटी फर्म्स बहुत सारी होती हैं, क्योंकि वहां पे छोटी फर्म्स उनको खर्चा कम पड़ता है वहां रहने के लिए, और क्योंकि ट्रांसपोर्ट की लिंकेजेस डेवलप्ड इकोनॉमीज में बहुत अच्छी है, तो हर किसी को एक ही शहर में ठुस ठुस के घुस घुस के रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडिया में सिचुएशन रिवर्स है। तो अगर अर्बन जॉबलेसनेस बढ़ रही है संदीप, तो माइनस नरेगा भारत में और एग्रीकल्चर को छोड़ के कोई जॉब नहीं क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को जब संबोधित किया था कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज यानी कि गेहूं या चावल और 1 किलो दाल प्रत्येक व्यक्ति को 1 महीने दिया जाएगा, अगले 5 महीने के लिए 3 महीने दिया गया था। अब जो आप बात कह रहे हैं उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं सिद्धार्थ। ये कल इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी और उसका फॉलोअप हुआ है। आज आफ्टर एक्सप्रेस रिपोर्ट, बिहार ऑर्डर्स फूड कैश टू मेक अप फॉर स्कूल मील्स। खबर क्या थी कि बिहार में भागलपुर में बदबिल्ला गांव था और वहां पर मूसाहारी टोला, जो बच्चे मिड डे मील स्कीम उन्हें मिलनी चाहिए थी, मतलब स्कूल जाएंगे तो वहां पर खाना उनको दिया जाएगा, स्कूल खुल नहीं रहे, खाना उनको मिल नहीं पा रहा था, तो वो कबाड़ उठाने का काम कर रहे थे, रैग पिकर्स उन्हें बनना पड़ रहा था। अब बिहार सरकार ने आदेश दिए हैं कि सीधा 3 महीने के लिए इन बच्चों के खातों में, इन बच्चों के, और बच्चों के खाते नहीं हैं तो माँ बाप के खातों में सीधा पैसा 3 महीने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाए मिड डे मील स्कीम का। पर यह हकीकत है, और अगर आप पूरे आंकड़े देखेंगे, पीडीएस से जो ऑफटेक भी हुआ है या एफसीआई से मिड डे मील स्कीम का, मतलब कहाँ 11.5 लाख स्कूल हैं भारत में, 664 तो खुले हुए थे, बाकी सब बंद थे। तो मिड डे मील स्कीम ये बिहार ने किया है, बहुत अच्छा किया है, वहाँ चुनाव है इसलिए बहुत जल्दी भी प्रतिक्रिया दी सरकार ने। बाकी पूरे देश में भी यही हाल है दरअसल, ये भी तहकीकात करने लायक बात है। बिल्कुल यही हाल है पूरे देश में। और इसके पीछे अगर आपको ध्यान हो, हमने एक बार चर्चा की थी कि नरेगा की जो इनहेरेंट कैपेसिटी लिमिटेशंस हैं, आखिरकार आप मनरेगा में कितना काम करवा सकते हैं, एग्जैक्टली और दिन में कितना एक व्यक्ति काम कर पाए। और जब उस गांव में वैसे ही कम रोजगार था, आपको ध्यान होगा कि मनरेगा के पीछे भी लोग लाइन में खड़े नहीं, वो तो रहते। गड्ढे खोदना, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि गड्ढे खुदवाए गए। दरअसल काम गड्ढे खोदने का, कितना गड्ढा खोदोगे, उससे आगे भी तो काम बनाना पड़ेगा ना, तभी तो लोग एम्प्लॉय हो पाएंगे। और इतनी बड़ी संख्या में, जो करीब 50 लाख 60 लाख लोग कहा जाता है, जो शहरों से वापस अपने गांव देहात में गए, और जिसे हम बिहार यूपी का बेल्ट ही अगर उसी पे केवल कंसंट्रेट करें तो कितने लाख लोग गए। तो वहां पे ज्यादा हाथ और कम काम में, और सिस्टम की डिलीवरी कैपेसिटी भी छोटी है। ऐसा तो नहीं है कि गांव का विस्तार हो गया, गांव में करीब जैसे शहर बढ़ते हैं, नई नई सोसाइटियां, नई नई सड़क बनते हैं। आप जानते हैं कि गांव का विस्तार इतनी आसानी से नहीं होता है। गांव में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सबसे बड़ा संकेत एक ट्रेडिशनली माना जाता है संदीप हमारे देश भर में, और ये कश्मीर से कन्याकुमारी का एक फीचर है कि पहले कच्चा पक्का बनता है और पक्के की ग्राउंड फ्लोर पे सरिया छोड़ा जाता है फर्स्ट फ्लोर बनने के लिए। तो वहां की ग्रोथ के पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। वहां पे सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड जो हम
कहते हैं पैकेज्ड फूड्स की कंजम्पशन वहां पे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है। दाल, चावल, तेल, नमक, आटा का कंजम्पशन इज सब्सिस्टेंस कंजम्पशन, यानी जीवित रहने के लिए वो होता रहता है। तो हमें ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि गांव में इनहेरेंट कैपेसिटी लिमिटेशन है। और मैं जो बार बार कह रहा हूं, अगर एमएसएमई के उद्योग, छोटे उद्योग हमारे गांव में लगते तो रोजगार वहां पे मिलता, उस कर्मचारी को कम वेतन में भी जीवन चलाने आसान होता, क्योंकि उसको किराया नहीं देना था, पेट्रोल नहीं खर्च करना था, बहुत सारे उसके खर्चे नहीं थे। बट दिक्कत है बिजली की, दिक्कत है वहां से फिर वो जो हमारे किसान को दिक्कत आती है ना संदीप, कई बारी अपनी जो पैदावार और उपज को मंडी में या बायर के पास ले जाने में, यही एमएसएमई वाले को भी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारी बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। वो आधारभूत ढांचा हमने बनाया ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आप देखिए, जहां भी आपने विदेश में या हम ट्रैवल किया होगा, हमारे दर्शकों ने किया होगा, तो उन्होंने देखा होगा एक छोटे से सॉर्ट ऑफ कस्बे में चले जाते हैं, खूबसूरत जगह में, वहां देखते हैं छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं। कई बार उनके जो हाथ से बने हुए चीज हैं वो वहीं बनते हैं। इटली इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि छोटी छोटी जगहों पे नहीं, आप अमेरिका की बात कीजिए, आप जर्मनी की बात कीजिए। अमेरिका ने अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस बिना पर खड़ी की कि पहले सड़क और बिजली चाहिए। सड़क बिजली पहले उन्होंने, कहीं चले जाइए आप अमेरिका में, सड़कें आपको मिलेंगी। यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली से बाहर निकलिए आप, बागपत, बड़ौत और शामली की तरफ चले जाइए, सड़क कहाँ है? गड्ढे हैं, रात को आप चल नहीं सकते, तो वहाँ फैक्ट्री कैसे लग जाएंगी? और दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, फर्टाइल इलाका है, बहुत गन्ना होता है, कोऑपरेटिव मिल्स हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। मेरे को एक बारी याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में गए थे, तो उस समय मैं भी उस यात्रा को कवर करने के लिए गया था। तो मुझे ध्यान है कि जब वहां पे हम चले गाड़ी में, कैमरामैन गाड़ी लेके और मेरे एक मित्र अपनी गाड़ी लेके हमें ले जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलिए थोड़ा दूर जाना होगा। मुझे लगा कि वहां भी कुछ नाकाबंदी ना हो तो पहले ही निकल लेते हैं। खैर वहां पे नाकाबंदी इस प्रकार की नहीं लगती है। और मैंने देखा कि एक, जहां तक हमारी आंख दौड़ सकती थी वहां तक पूरी एक जमीन थी, खाली था, वीरान एरिया। और उस वीराने में एक सड़क पे मोड़ आया और थोड़ा मुड़ने के बाद बीचों बीच मुझे एक बहुत बड़ा विशाल एक कॉम्प्लेक्स दिखा। बहुत बड़ा है वो, एक छोटे मैं कहूंगा कि कस्बे या एक टाउन के बराबर की वो डिप्लॉयमेंट है, बट इन द बैक ऑफ बियॉन्ड इन अ वे। और मुझे तब ये एहसास हुआ कि इतनी पावरफुल कंपनी जिसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, वो देखिए कहां जाके है। इंडिया में आप देखेगा हर कोई कहेगा भैया शहर के साथ सटे रहो, और उसके पीछे रीजन भी है। उसमें जो कर्मचारी हैं वो कहेंगे भाई साहब हम नहीं आते आपके पास गांव में रहने, हमारे बच्चे को स्कूल कौन देगा। सो इट इज नॉट जस्ट roads and electricity like we were discussing, it is also ancillary infrastructure, अस्पताल, सिनेमा, मॉल, दुकान, दर्जी, बाकी सब चीजें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सबकी व्यवस्था चाहिए। और ये क्योंकि हम कर नहीं पाए हैं इतने साल, भारत में, ग्रामीण भारत में हम केवल पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं। संदीप एक मिनट मैं लेना चाहूंगा एक आइडिया अपनी तरफ से आज डिबेट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इस पे कभी अलग से शो करेंगे, मेरा ऐसा निवेदन रहेगा आपसे। कल मेरी एक मित्र से चर्चा हो रही थी, वो दिल्ली 1 महीना पहले निकल गए और अपने नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ एक क्षेत्र है, वहां पे उनका पुश्तैनी घर है, वहां रह रहे हैं, क्योंकि उनके एरिया में दिल्ली में काफी ये कोरोना का संक्रमण था और चर्चा हो रही थी। और वहां पे विकास क्या है, वहां क्या स्थिति है, इस पे बात हो रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि अस्पताल है क्या, वेंटिलेटर है क्या, तो कई इंटरेस्टिंग बातें उनसे पता लगी। उस चर्चा में एक मुझे आइडिया आया जो मैंने उनसे शेयर किया, आज आपसे भी जाहिर करना चाहता हूं कि मेरा अब एक मानना है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली है, ये भारत और आने वाली चैलेंजेस और जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में सक्षम नहीं है। और मेरा मानना है कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का एक मालिक, पालक, मेयर, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, चेयरमैन, जो आप उसको कह लीजिए, जिसके अंडर सारे डिपार्टमेंट हों। यानी किसी प्रांत की राजधानी में नहीं,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो एक व्यक्ति हो जो 360 डिग्रीज उस डिस्ट्रिक्ट का मालिक हो एक प्रकार में, और उसको वहां लॉ एंड ऑर्डर तक की जिम्मेवारी जोड़ दी जाए। ऐसे 750 लगभग जो संख्या बनेगी, ये डायरेक्टली केंद्र में और स्टेट में इनकी डुअल रिपोर्टिंग हो, और सारी स्कीम्स, सारी जो भी फंडिंग है, और हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग जरूरत है। आप जिस क्षेत्र को इतने अच्छे से जानते हैं, जहां से आप आते हैं, आपको पता है कि उन जिलों में शायद 2-3 जिलों में एक प्रकार का समावेश है, क्लस्टर है, बट हर 3-4 जिलों में तो अपने देश में भाषा तक बदलती है, मतलब डायलेक्ट बदल जाता है। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करना है। पंचायती राज भी एक प्रकार से ऑन पेपर है, उसमें भी बहुत अब इलेक्शन होते हैं, और वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर बन गई है। ऊपर से नीचे तक आप देखें तो 10-12 लेवल हैं गवर्नेंस की इंडिया में, और अगर ऊपर 100 रुपए चलते हैं, नीचे पहुंचते तक उसका क्या हाल होता है, आधार के बावजूद भी मुझे कई बार इस पे डाउट आता है। मैं मानता हूं कि अब एक हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज बहुत आवश्यकता है, बट बहुत अहम पॉइंट है। सम अदर टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए, हम गरीबों की, बच्चों की बात कर रहे थे। मिड डे मील स्कीम, वो स्कूल से जुड़ा है, स्कूल बंद है तो वो नहीं हो रहा। बिहार ने कदम उठा दिए हैं, सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। बाकी राज्य भी ऐसा करें, हमारा निवेदन उनसे ये होगा। और चैनल से इन खबरों को उठाएं, इन खबरों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसका एक और पहलू है, कोरोना संकट काल का। दिल्ली से जुड़ी खबर है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस ऐसी खबरें, बड़ी बेहतरीन खबरें दिखाता है, छापता है। एज पेरेंट्स स्ट्रगल टू पे फीस, लो कॉस्ट स्कूल्स फियर क्लोजर, ड्रॉप आउट्स। और ये बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। आपके मेरे बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं वहाँ फीस बहुत ऊपर है, पर ऐसे भी स्कूल्स हैं दिल्ली में, और बहुत हमारे दर्शकों के बच्चे वहाँ जाते हैं कि 600 रुपये, 800 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना जहाँ पर फीस दी जा रही है। अब वहाँ पर क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहे, टीचर्स को वो तनख्वाहें दे नहीं पा रहे थे, पिछले महीने आधी तनख्वाहें काट दी, अब तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ये स्कूल बंद होने के कगार पर हैं, कुछ पर तो ताले लग गए हैं। ये ऐसी खबर है जिस पर प्रशासन को, सरकारों को ध्यान देना होगा। और ये आपने जो विषय उठाया संदीप, ये बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, मुझे एकदम से वो आंकड़े ध्यान में नहीं आ रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा था देखने के लिए, बट मैं आपको ये बताऊं कि जिन्हें हम दिल्ली में, जो हमें पब्लिक स्कूलिंग या प्राइवेट स्कूलिंग जिसे हम कहते हैं वो दिखती है, वो देश की हकीकत नहीं है। आपको ध्यान होगा कि आप जैसे ही किसी बड़े शहर से निकलते हैं और थोड़ा ग्रामीण भारत की तरफ निकल जाते हैं, तो एक बड़ा आपको हर दीवार पे पेंट से पुता हुआ दिखता होगा, इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या है? ये वही स्कूल जिनका आप संकेत दे रहे हो वो हैं जो एस्पिरेशन कैप्चर करना चाह रहे हैं भारत की, कि लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे, अपने उनको अंग्रेजी की शिक्षा, यानी एस्पिरेशन और ग्रोथ की शिक्षा, कि वो इस एक पॉवर्टी या एक बैकवर्डनेस से निकल के एक नई ग्रोथ पाथ पे जा पाए बच्चा। और ये जो स्कूल्स हैं, ये नॉर्मली शहर के स्टैंडर्ड्स पे मीट नहीं कर पाते हैं, बट ये बहुत और बड़ी, मैं ये दिल्ली शहर की बात कर रहा हूं। दिल्ली शहर में भी ऐसे स्कूल हैं जो यहाँ मजदूर हैं, जो कारपेंटर हैं, जो इमारतें बनाने का काम करते हैं, हमारे घरों में जो माई काम करती हैं, उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, उनकी भी एस्पिरेशंस हैं, मेरा बच्चा बड़ा बने, अच्छे स्कूल में पढ़े, वो इन स्कूलों में भेजते हैं, और ये स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। और ये बड़ी एक जो गैप है उसको फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलिंग में, केंद्रीय विद्यालय में और प्राइवेट स्कूल, अगर ये तीन हम ब्रैकेट मान ले, तो इनमें उतनी कैपेसिटी है ही नहीं जितना लोग इच्छा रखते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल। और आपको एक छोटी सी बात कहूंगा कि ये हम छोटे स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो हार्वर्ड जो दुनिया का सबसे नंबर 1 विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी माना जाता है, उसने कल घोषणा की है कि इस वर्ष पूरी जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन होंगी। बट एक उन्होंने और इसके साथ एक डिसीजन लिया है जिसपे हाहाकार मची हुई है।
इस सब्जेक्ट को लेके लगभग $50,000 उनका वार्षिक ट्यूशन होता है। उन्होंने ये कहा है कि क्लासेज ऑनलाइन होंगी, बट जो $50,000 का ट्यूशन है वो पूरा देना पड़ेगा विद्यार्थी को। और इसको लेके बहुत ऑपोजिशन हो रही है कि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो इतना फीस भी तो थोड़ा कम करिए, क्योंकि सारी नहीं, वो व्यवस्था कैच 22 है ना। देखिए, ये हमारे घर में, मेरे घर में भी ये डिस्कस होती है मेरे और मेरे वाइफ के बीच में कि देखिए पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हो रही है, बड़े पेरेंट्स। मैंने कहा वो सबसे पहले फीस पर कर रहे होंगे, आवाज उठा रहे होंगे कि अरे आपको कैसे पता। मैंने कहा हमारा काम ही ये है। बहुत से लोग ये सवाल उठाएंगे। मैंने कहा तुम्हें सवाल नहीं उठाना है कि हम क्यों ना उठाएं कि स्कूल तो खुल नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस। मैंने कहा पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा एक पैराफर्नेलिया है, वहाँ टीचर्स हैं। तुम चाह रहे हो कि वो टीचर्स की सैलरीज कम कर दें, टीचर ढंग से ऑनलाइन क्लासेस भी ना लें। तो इट इज एक्चुअली कैच 22 सिचुएशन। जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई क्यों दें हम ट्यूशन फीस, वो भी अपनी जगह जायज है। मेरे जैसे मेरा ये मानना है कि भैया स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा रखना है, वो कोलैप्स ना कर जाए, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, खर्चे करने पड़ेंगे, तो फीस भी तो देनी पड़ेगी। इसलिए मैं कबूल करने को तैयार हूं। मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, पर मैं ये भी मानता हूं कि दूसरा पक्ष का भी अपना व्यू पॉइंट है। बिल्कुल। अब एक और अहम खबर है सिद्धार्थ, आईटी कंपनीज वांट WFH। ये थोड़ा सा वर्ड सबको समझ लेना होगा। वर्क फ्रॉम होम रिलैक्सेशंस टू बी मेड परमानेंट। और ये कंपनियां कौन कौन सी हैं? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, कॉग्निजेंट, WNS, जेनपैक्ट, इन्फोसिस। और TCS क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए सिद्धार्थ, थोड़ा आप समझाइएगा इस खबर को। TCS एक्सपेक्ट 75% ऑफ 4.5 लाख एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम होम बाय 2025। अगले 5 सालों में 4.5 लाख कर्मचारी हैं, उसका 75%, लगभग 3.5 लाख लोग अपने घर से ही काम करेंगे। Infosys sees at least a third of its staff to deliver services from home, कि हमारे 1/3 कर्मचारी अब आगे घर से ही काम करेंगे। HCL टेक कह रहा है आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। मतलब इसका इम्पैक्ट पे तो आप बाद में आते हैं, पर ये न्यू नॉर्म होने वाला है। ये तो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं। ये गाइडेंस कहते हैं ना जिसे स्टॉक मार्केट वाले, ये तो मार्केट गाइडेंस दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसमें दो पहलू हैं। एक तो रेगुलेटरी और टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारी ये कंपनियां स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हैं, या जिसे हम एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स कहते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में लगी हुई हैं। और वहां पे कुछ नियम हैं इनको, क्योंकि टैक्स की ब्रेक्स मिलती हैं। आपको ध्यान होगा एग्जेम्पशन है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करती हैं मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज। तो वो रियायतें इनको दे दी गई थी और ये चाह रहे हैं कि उनको परमानेंट किया जाए। दूसरा, इसका बहुत बड़ा एक इंपैक्ट पड़ेगा कमर्शियल रियल एस्टेट और कमर्शियल ग्रोथ पे। आपको ध्यान होगा मैंने उदाहरण फेसबुक का दिया था। तो मेरा अब ये मानना है कि लगभग आधे से ज्यादा या आधे तक जो कमर्शियल रियल एस्टेट है, नोएडा जैसा ही आप अगर क्षेत्र ले ले तो आपने देखा होगा सड़क नहीं है, बट बगल बगल में उसमें बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। हाँ। और ये जो ग्रोथ थी कमर्शियल रियल एस्टेट की, मानी जाती थी कि क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी तो कमर्शियल रियल एस्टेट बढ़ता जाएगा। और इसका एक प्रभाव हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी पड़ेगा जो शहरों से सटा हुआ है, क्योंकि शहर बढ़ते बढ़ते प्राइवेट डेवलपर और सरकारी अथॉरिटीज भी नोएडा जैसी या हुडा जैसी किसानों से जमीन खरीद के उसकी लैंड यूज चेंज करके कमर्शियल डेवलपमेंट अलाउ करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस डेवलपमेंट में से और वर्क फ्रॉम होम जैसे जैसे परमानेंट होता जाएगा, इसका एक बड़ा डीप प्रभाव पड़ेगा शहरों के विस्तार पे भी। और जो गांव देहात में अब एक कल्चर बन गया था, और मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं बात कहने से पहले कि जी कोई बात नहीं, खेती में उतना पैसा नहीं है, जमीन बेच देंगे और काट काट के हिस्सों में बेच देंगे। 5 भाई थे, 10 किले 15 किले 20 किले जमीन थी, तो 5 किले बेच दिए और जाके शहर में फ्लैट खरीद लिए। अब उस पे भी एक असर पड़ने वाला है, और इसकी शुरुआत ये एक लगातार क्रमशः डेवलपमेंट हो रही है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं
तो जो यूपीए सरकार में रियल एस्टेट के लॉज और उसको लेके कॉम्पेंसेशन जो बहुत बढ़ा दिया गया था, ये जो जमीन एज अ यूनिट ऑफ वेल्थ, जो गांव देहात में जमीन थी, शहर के साथ सटी हुई जो पुरानी पुश्तैनी जमीन थी लोगों के पास, बहुत बड़ा एक वेल्थ का जरिया बन गई थी। इस पे यूपीए ने पहले मार मारी। जयराम रमेश और वो जो पूरा जो उनका एक वो सोनिया गांधी जी का एक सेपरेट एडवाइजरी काउंसिल था, सरकार विद इन सरकार, उसने जो शुरुआत की है, वो शुरुआत आते आते और रेरा और बाकी कानून आते आते अब कोरोना ने उस पर पूरी मार दी है। इसकी ब्रॉड जो एक पिछले 15 वर्षों में 20 वर्षों में एक बिलीफ बन गया था कि फ्लैट ले लो, जमीन खरीद के रख लो, 15 साल बाद आ जाएगा और इसमें बहुत बड़ा आपका पैसा बनने वाला है, वो 20-25 वर्षों की वेल्थ क्रिएशन की कहानी संदीप, फ्लैट और जमीन से जो हमारे जैसे लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा उठाया होगा, अब वो कहानी काफी अब जेआरडी टाटा बनना पड़ेगा, किराए के मकान में रहो। मकान खरीदने की जरूरत नहीं, किराए का मकान लो, 5 साल रहो, दूसरा फिर कुछ और अच्छी चीज आ गई वहां जाकर शिफ्ट कर जाओ। बिल्कुल। अब आज की आखिरी खबर, और ये ग्रीन शूट जिस शब्द से मुझे कोफ्त होती है, ग्रीन शूट्स ऑफ रिवाइवल हैव इमर्ज्ड सेज फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट। ये वही रिपोर्ट जहां से मैंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि फ्लैटन हो गया है, वो कहां से फ्लैटन हो गया, कहां से खबर लेकर आए हैं, ये मेरी समझ से परे है। और कह रहे हैं ग्रीन शूट्स ऑफ रिवाइवल। ये प्रधानमंत्री ने भी कहा था, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है, ये मानते हुए कि जी हमारी ग्रोथ -4.5% रहेगी, IMF ने -4.9% कह दी है, लेकिन वो कह रहे हैं, एंड आई कोट फ्रॉम द रिपोर्ट सिद्धार्थ, अर्ली ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल हैव इमर्ज्ड इन May and June with real activity indicators like electricity and fuel consumption, inter and intrastate movement of goods, retail financial transactions, they've picked up। मतलब बिजली और तेल की, फ्यूल की खपत ये अब बढ़ रही है। हालांकि कोर सेक्टर का डेटा बैठा हुआ है, पर ये कह रहे हैं ये सब बढ़ रहा है। इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए संदीप, वित्त मंत्रालय हर छोटी छोटी पॉजिटिव इंडिकेशन को जनता में स्प्रेड करे और पॉजिटिविटी प्रयास करे बनाने का, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही भी है। मैं इस बात को समझाने का प्रयास ऐसे करूंगा कि जब जमीन बंजर होती है और किसान उसमें बीज डालता है, पानी डालता है, तो पहले जैसे ही अंकुर निकलते हैं तो आप देखते हैं छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं, छोटी छोटी ग्रोथ होती है। या अगर आप दुर्गा पूजा के समय घर पे जब आप ये जौ बोते हैं तो कुछ 1-2 दिन बाद उसमें अंकुर निकलने, छोटे छोटे शूट्स निकलते हैं। वो शूट्स जब तक पक ना जाएं और पूरे ना हो जाएं तब तक वो मोर और लेस किसी काम के नहीं होते हैं। तो हमें इस चीज को वैसे ही समझना चाहिए कि अभी जो बिजली की खपत बढ़ रही है, जो तेल की खपत बढ़ रही है, अभी कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तेल की खपत प्री कोरोना वाली चीजों में आ रही है, तो ये क्योंकि सब कुछ बंद था, ये अब थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की एक्टिविटी आ रही है। बट आज जो हमने जब शो शुरू किया तो हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसे रुक रुक के परेशानियों में हो रही है, और कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 70% इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वापस फुली आ गई है, कुछ सेक्टर्स में अभी आधी आ गई है, ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल और इसमें शायद उससे भी कम आई है, बट ट्रैक्टर सेल्स शायद ठीक रही है क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है, इसलिए किसान अब कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। ये अलग अलग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मूविंग पार्ट्स होते हैं इकोनॉमी में। तो हमें अभी ये मानना चाहिए कि अगर अंकुर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु वापस हाई ग्रोथ और बड़ी जड़ों वाला मजबूत पेड़ जो इंडियन इकोनॉमी का है, अभी वो बनने में समय लगेगा और उससे फल आने में और भी ज्यादा समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जराबी, सरल सीधी आसान भाषा में कॉम्प्लिकेटेड खबरों को समझाने के लिए। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।